चलिए नाउ वी आर डिस्कसिंग गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो पहला टॉपिक है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आर माधवन को जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो इतना याद रखना है, कई बार स्टेट पीसीएस वाले पूछ लेते हैं कि रिसेंटली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया। यूपीएससी क्वेश्चन किस पे पूछेगी? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट है जिसमें कोर्सेज चलाए जाते हैं फॉर एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आपको फिल्मोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टैब्लिश्ड है, ऑटोनोमसली फंक्शन कर रहा है, इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर किया गया था। लोकेशन कहाँ पे है? पुणे में। ठीक है, वहाँ पे पहले कोई प्रभात फिल्म स्टूडियोज होता था, उसी की बिल्डिंग में जो है इस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है। और इंटरनेशनल लाइसेंस सेंटर ऑफ स्कूल ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन की ये मेंबर भी है। ये बेसिकली जितनी भी ये प्रीमियर फिल्मोग्राफी इंस्टीट्यूशंस हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, उन्होंने जो है अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है, अपनी एक ग्रुपिंग बनाई हुई है, दैट इज नेम्ड एज इंटरनेशनल लाइसेंस सेंटर फॉर स्कूल्स ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन। ठीक है, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये एफटीआई जो है कहाँ पे लोकेटेड है, पुणे में लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है या मुंबई में लोकेटेड है एक्सेट्रा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पुणे में। ठीक है, समझे? तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि एफटीआई जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बट इट वर्क्स ऑटोनोमसली ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसमें कोका कोला के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो इस प्रोग्राम को कौन चला रही है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन पार्टनरशिप विद कोका कोला। इसमें जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको एक ऑनलाइन कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, उनको जो है ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा ताकि उनकी अपस्किलिंग हो सके। 3 साल तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और 14 आवर्स का जो है वो ऑनलाइन कोर्स होगा, 14 आवर्स का। ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे वो करवाया जाएगा और इसमें बेसिकली रिटेलर्स की अपस्किलिंग करी जाएगी। देखो ये वर्ड आ जाते हैं ना, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? स्किलिंग, रीस्किलिंग, और रीस्किलिंग में फिर एक तो कोई स्किल न्यू ऐड करना और एक होता है कि एग्जिस्टिंग स्किल को एनहांस करना। तो स्किल मतलब मान लीजिए आपको कार चलाना सिखा दिया, ठीक है, मान लीजिए कल को ऑटोनोमस कार्स आ गई, रीस्किलिंग में क्या होगा? इस ऑटोनोमस कार को, ड्राइवरलेस कार को चलाना सिखा दिया आपको। ठीक है, अप स्किल में मतलब आपको एक एडिशनल स्किल रिलेटिंग टू कार ड्राइविंग सिखाई गई। सपोज आपको ट्रक भी सिखा दिया या जेसीबी चलानी भी सिखा दी, ठीक है, तो वो क्या होगी? अप स्किलिंग। ठीक है, या आपको टाइपराइटर चलाना सिखाया, स्किलिंग। कंप्यूटर्स आ गए तो अब आपको कंप्यूटर चलाना सिखाया गया, दैट इज रीस्किलिंग। ठीक है, और उसमें आप एमएस ऑफिस वगैरह चला लेते थे। अब मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, ठीक है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं उसको चलाना सिखाया गया, दैट इज अपस्किलिंग। क्लियर, समझे? तो इसमें अपस्किलिंग की जाएगी। इसमें जो रिटेलर्स हैं हमारे, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कि कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको उधार लेनी है, कितने इंटरेस्ट रेट पे देनी है, किस तरीके से पे बैक करना है, कितनी लिमिट तक आप उधार ले सकते हो। ठीक है, सप्लायर से जो आप कितनी टाइम तक की उधार करो, कस्टमर से कितने टाइम की उधार करो। ठीक है, सप्लायर के ड्यूज कैसे पे बैक करोगे, कस्टमर से जो है आप अपने ड्यूज को कैसे रिकवर करोगे। तो ये सब जो है सिखाया जाता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाई जाती है कि कितना स्टॉक रखो आप अपनी सेल के हिसाब से। ठीक है, कितना अगर स्टॉक जो है पाइलअप हो रहा है उसको कैसे रिलीज करोगे आप, या स्टॉक का जो है, स्टॉक जो है इससे पहले कि वो स्पॉइल हो जाए या पेरिश हो जाए या खराब हो जाए, आप कैसे जो है उसको रिलीज करोगे फ्रॉम योर गोडाउन्स एक्सेट्रा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह सिखाई जाएगी। सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी कि कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, ठीक है, कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना है, कन्वर्स करना है, कस्टमर को कैसे परसुएट करना है टू बाय योर प्रोडक्ट, कस्टमर की साइकोलॉजी कैसे समझनी है एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी ताकि रिटेलर्स की क्या हो? अपस्किलिंग हो।
आपने देखा होगा ना, कई दुकानदार जाते हैं वो सड़े से ही बैठे होते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रीट कस्टमर्स, है ना। जैसे कि आप उनकी दुकान पे गए हो तो आपने एहसान कर दिया या उनको डिस्टर्ब कर दिया, वो आपको सामान देके एहसान कर रहे हैं आप पे, एंड सो ऑन। तो उनको सिखाया जाएगा कि हाउ टू ट्रीट द कस्टमर्स, है ना, एंड सो ऑन। ये कस्टमर को एक चीज़ लेने आया, उसको 10 चीज़ कैसे बेचनी है। ये कस्टमर की जेब में जितना पैसा है सारा निकाल लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक ही फिलोसफी होना चाहिए कि जिसकी जेब में जितना पैसा है सारा निकाल लेना है। यू डोंट हेट मनी बीइंग देयर इन अदर्स पॉकेट, मनी शुड ओनली बी इन योर पॉकेट। यू शुड बी पोसेसिव अबाउट मनी, कि आपकी अगर शॉप पे कोई कस्टमर आया है तो उसकी जेब से सारा पैसा निकाल लेना है। दैट आर्ट यू नीड टू टीच टू रिटेलर्स। तो वो सब इसमें सिखाया जाएगा, मतलब ठीक है। तो 14 आवर्स का जो है ऑनलाइन कोर्स होगा। क्लियर है? तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोग्राम को चला रही है इन पार्टनरशिप विद कोका कोला। रिटेलर्स को सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा सिखाई जाएंगी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। उसके बाद आते हैं वाइट केन डे। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वाइट केन डे ऑब्जर्व करती है हर साल ऑन अक्टूबर 15, ठीक है। इस दिन जो है पीपल विद डिसेबिलिटी के एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है और जनता को अवेयर किया जाता है कि वो ब्लाइंड पीपल से कैसे डील करें, ठीक है, कैसे बिहेव करें उनके साथ, ठीक है। तो वाइट केन क्या होता है? सफेद गन्ना। जो ब्लाइंड पीपल है सफेद गन्ना खाना पसंद करते हैं, तभी वाइट केन डे मनाया जा रहा है। वाई व्हाट इज वाइट केन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ब्लाइंड पीपल? अच्छा, ये भी चला गया। क्लियर है? वाइट केन क्या होता है? चलो लेट मी गिव यू क्लू। इस पिक्चर में है वाइट केन। हाँ, तो अंदर की जो लाठी तो वाइट कलर की नहीं होती, वो फोल्ड भी हो जाती है, फिर उसको खोल लेते हैं। दैट इज नोन एज वाइट केन, ठीक है। दैट्स वाई इट इज नोन एज वाइट केन डे। और वाइट केन जो है सिंबलाइज करती है इंडिपेंडेंस एंड मोबिलिटी ऑफ ब्लाइंड पीपल। उस वाइट केन के थ्रू जो है उनको इंडिपेंडेंस यानी अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने की आज़ादी मिलती है, कहीं भी जाने आने की आज़ादी मिलती है ना, अपने काम करने की आज़ादी मिलती है। तो उसी को जो है ऑनर करने के लिए, ब्लाइंड पीपल के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो डे मनाया जा रहा है उसका नाम क्या रखा गया? वाइट केन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, इसमें बस अगर आपको ये डे याद रखना है कि अक्टूबर 15 को मनाया जाता है, रख लेना। यूपीएससी तो कम ही पूछते हैं कि किस पर्टिकुलर डे को कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है। बट ये स्टेट पीसीस वाले या बैंक्स वाले एसएससी वाले पूछते हैं कि वाइट केन डे मान लीजिए कब बनाया जाता है। तो अगर आप एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, सीजीएल वगैरह की, तब तो याद रखना है, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो वाइट केन डे जो है वो किससे एसोसिएटेड है? रिगार्डिंग अवेयरनेस फॉर कंडक्ट टुवर्ड्स ब्लाइंड पीपल, ठीक है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद है इंडिया स्किल 2023-24। तो हुआ क्या कि इंडियन स्किल जो है 2023 जो है कंडक्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या है कि कंपटीशन है, ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है और इस कंपटीशन में कौन सी गेम्स खिलाई जा रही हैं? स्किल्स की, ठीक है। इसमें जो जीतेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को इन वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन को जो है वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। तो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो है वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करती है हर 2 साल बाद, हर 2 साल में एक बार होता है ये। इस लास्ट टाइम जो है ये दुबई में हुआ, यूएई में। और वहाँ पे क्या है कि ये देखा जाता है कि आपकी स्किल्स में जो है कितनी, मतलब आप कह लीजिए निपुणता है, मतलब कितनी एक्सीलेंस है आपकी। कि मान लीजिए कोई मोटर मैकेनिक है, ये स्किल है, ठीक है। तो मोटर मैकेनिक्स के बीच में कंपटीशन करवाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जाएगा,
ठीक है, इंजन में या गाड़ी में जो है कोई मान लीजिए डिफेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, कहा जाएगा कि इसको कौन जो है सही करके दिखाएगा, तो जो सही करके दिखाया जाएगा उसी को बेस्ट स्किल पर्सन या मोटर मैकेनिक का अवार्ड मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन के बीच में कंपटीशन कराया जाएगा, इसी तरीके से टाइप राइटिस्ट के बीच में कंपटीशन कराया जाएगा एंड सो ऑन, कौन कितनी फास्ट और कितनी एक्यूरेट टाइपिंग कर सकता है। तो इस तरीके से स्किल्स में जो है कंपटीशन करवाया जा रहा है, मतलब स्किल्स को जो एज ए गेम्स के तौर पर जो है ट्रीट किया जा रहा है, और जैसे गेम्स में जो है कंपटीशन होते हैं वैसे ही स्किल्स में कंपटीशन कराया जा रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा, स्किल्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों की, लोग जो है स्किल्स में एक्सीलेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, सो टू विन दिस इंडिया स्किल कंपटीशन और वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, ठीक है। सो यहां से जो है ये फायदा होगा, क्लियर है। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है या कंपटीशन से क्या होता है, हाँ आपकी बेस्ट बाहर आती है, यू आर एबल टू रियलाइज योर बेस्ट पोटेंशियल, है ना। तो यही होता है। अब आपके स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में इतना कंपटीशन नहीं होता था, तो इसलिए आप पढ़ाई को लाइटली लेते थे कि 60-70-80% जितने भी आगे बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन अब जो बेस्ट होगा वही जीतेगा, तो यहाँ पे आपका फिर बेस्ट निकलेगा भी, आप चीज़ों को पढ़ोगे भी, समझोगे भी, याद भी रखोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, सो आप यही मान लीजिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है 6 से लेकर 12 तक की, या आपने मान लीजिए बीएमए की हो सपोज पॉलिटिकल साइंस में या सोशियोलॉजी में, इकोनॉमी में एक्सेट्रा, इकोनॉमिक्स में एक्सेट्रा, तो आप बताओ कि स्कूल में या कॉलेजेस में जो है सिलेबस बढ़िया तरीके से कवर किया जाता था या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बढ़िया तरीके से कवर किया जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आपको क्या बनाया जाए, बेस्ट बनाया जाए, आपके पोटेंशियल को बेस्ट रियलाइज किया जा सके, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कंपटीशन करवाया जा रहा है स्किल्स के बीच में, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी पर्टिकुलर स्किल में एक्सीलेंस डेवलप कर सके, समझे, क्लियर है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताऊं कि देखो वी आर लिविंग इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, और अगर आपको कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सर्वाइव करना है देन यू हैव टू एम टू बिकम बेस्ट, यू हैव टू एम टू बिकम बेस्ट। यहाँ पे मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे कौन सर्वाइव करता है, बेस्ट। जैसे है ना वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ बेस्ट है, जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, समझे। और जितनी जल्दी आप इस चीज को रियलाइज कर लोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, समझे। चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एक्टिंग हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एक्सेट्रा, यहाँ पे कौन चलता है सिर्फ और सिर्फ बेस्ट, है ना। विराट कोहली, उसने क्या दिखाया, आई एम द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स, अमंग ऑल द प्लेयर्स। तो सारे ब्रांड एडवर्टीजमेंट किसको मिलते हैं, कोहली को, आप देख लो, बिकॉज ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज बेस्ट प्लेयर अमंग ऑल द 11 प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। वैसे तो 11 के 11 बेस्ट प्लेयर्स हैं, पूरे देश से 11 प्लेयर चुन के आए हैं, पूरे देश से, है ना। आपको 1000 नौकरियां कम लगने लग जाती हैं यूपीएससी की। थिंक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें तो सिर्फ 11 सिलेक्ट होंगे ना, तो जो 11 सिलेक्ट होके आए हैं वो सारे बेस्ट हैं, बट उनमें से भी बेस्ट कौन है, विराट कोहली, है ना। विराट कोहली मतलब एक ब्रांड एंडोर्समेंट के इतने पैसे लेता है, ठीक है, उस उतने पैसों में जो है बाकी सारी क्रिकेट टीम आप मतलब हायर कर सकते हो फॉर योर ब्रांड एंडोर्समेंट, और उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे, आधे से ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। कि मान लीजिए विराट कोहली एक ब्रांड एम्बेसडर के 20 करोड़ पे लेता है, बाकी 10 या 11 जो प्लेयर है वो 10 करोड़ में ही आ जाएंगे, इंक्लूडिंग योर रोहित शर्मा, इंक्लूडिंग योर सपोज बुमराह एंड सो ऑन। सेम इज द केस इन पॉलिटिक्स,
मोदी जी ने अपने को क्या प्रेजेंट किया हुआ है कि आई एम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। तभी वो स्टेट के इलेक्शन हो, सेंटर के इलेक्शन हो, जीतते कौन है? मोदी जी। इवन म्यूनसिपैलिटी के भी इलेक्शन हो पंचायत के इलेक्शन हो, वहां पे भी जीतते कौन है? मोदी। सेम इज द केस विद प्रोफेशन। अगर आप डॉक्टर हो, सीए हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, यू हैव टू बिल्ड एंड प्रोक्लेम योरसेल्फ एज बेस्ट। सेम इज द केस विद एक्टिंग। शाहरुख खान ने अपने को क्या प्रेजेंट किया कि आई एम द बेस्ट, गाना भी बना दिया था उस पर, आई एम द बेस्ट, लोगों के दिमाग में डाल दिया कि आई एम द बेस्ट एक्टर, अवार्ड खरीद लिए टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट एक्टर। लेकिन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि मैं बेस्ट हूं। तभी तो फिर सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स किसको मिलते हैं? शाहरुख खान। स्टेज शोज उसी को मिलेंगे एंड सो ऑन, फिर वहां से पैसा छापते हो। समझे? जितनी वो एक ब्रांड का पैसा लेता होगा एंडोर्समेंट का, उतने में सारे बॉलीवुड के हीरो आ जाएंगे। समझे? तो यहां पे कैपिटलिज्म में जो है सर्वाइव कौन करेगा, थ्राइव कौन करेगा? बेस्ट। तो जो भी फील्ड आप चुन रहे हो उसमें आपको क्या होना पड़ेगा? बेस्ट। तो आपने अब सिविल सर्विस की फील्ड चुन ली, अब आप भी कंपटीशन लड़ रहे हो, तो आपको क्या होना है? बेस्ट होना है। ठीक है? जितनी ज्यादा आपकी एक्सीलेंस होगी उतनी ज्यादा आपका हायर रैंक मिलेगी। और वो कैसे डेवलप करोगे? बहुत सारा कुछ पढ़ के? नहीं, वो गलती मत करना। बहुत सारा नहीं पढ़ना, लिमिटेड अमाउंट में ही पढ़ना है। ठीक है? हर सब्जेक्ट का बस एक ही सोर्स रेफर करना है, चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हो आपके जीएस के, या करंट अफेयर हो, या आपका ऑप्शनल हो, एक ही सोर्स रेफर करो, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उसी को मल्टीपल टाइम्स लिख कर देखो। प्रीलिम्स के केस में उसे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके देखो। बस ये जितना अच्छे से करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्सीलेंस डेवलप होगी और उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी टू गेट अमंग 1000 एंड इवन टू गेट अमंग टॉप 100 और इवन टॉप 50 और इवन टॉप 10। तो जिसने इसको अच्छे से किया है उसी का सिलेक्शन हुआ है। आप क्लासेस लगा रहे हो, जो भी आपको सोर्स मटेरियल दिया गया है बाय रिस्पेक्टिव टीचर्स एक्सेट्रा, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम भरोसा करके, आंख बंद करके भरोसा करके करो। ठीक है? जैसे गांधी जी बोलते हैं ना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना। तो ना तो किसी और की आपको सुनना फालतू, ना किसी और की तरफ देखना, ना किसी और की तरफ बोलना। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अदर इंस्टीट्यूट्स और अदर गाइड्स और मेंटर्स ऑफ योर्स कि ये पढ़ो भैया तभी सिलेक्शन होगा, ये करो तभी होगा, एक्सेट्रा। मत जाना इधर उधर। अपने मेंटर्स पे, अपने टीचर्स पे आंख बंद करके भरोसा करते हुए जो वो करवा रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आज घर जाके पढ़ लेना, बस यही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। ठीक है? और एग्जाम दे दो, 100% निकलेगा। आप डाइवर्ट हो जाते हो, डेविएट हो जाते हो, उसकी वजह से आप जो है बोलते हैं ना गुड़ गोबर कर देते हो, खिचड़ी बना देते हो अपनी तैयारी की। कीप योर प्रिपरेशन सिंपल। जिसको अभी रियलाइजेशन हो गया वो पहले अटेम्प्ट में ही लबासना पहुंच जाएगा, वरना ये रियलाइजेशन फिर 5वें 6ठे अटेम्प्ट तक आती है, तब तक देर हो चुकी होती है। समझे? तब बस आपको उस वक्त रियलाइजेशन होगा, बस कोचिंग के नोट पढ़ लेते, उसको रिवाइज कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एंड मेंस के क्वेश्चंस, सिलेक्शन हो जाता। ये आपको बाद में रियलाइजेशन होगा। तो अच्छी बात क्या रहेगी, अभी रियलाइजेशन हो या बाद में? अभी हो जाए। समझे? क्लियर है? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कोचिंग्स या टीचर्स या आपके मेंटर्स, सुपीरियर्स जो भी हैं बुरे हैं एक्सेट्रा, नहीं, वो भी सही है। लेकिन अगर आप सभी को फॉलो करोगे तो इसका मतलब किसी को फॉलो नहीं कर रहे। आप अननेसेसरली कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन में, है ना? तो इसीलिए जब आपने इस कोचिंग को अपनी फीस दे दिया है, अपने आप को कमिट भी कर दिया, अपना टाइम भी दे दिया है, ट्रस्ट भी दे दिया है, तो उसी को जो है फॉलो करो, है ना? भरोसा रखो,
इसी को रिवाइज करते रहो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। आपको तो प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो और एग्जाम दे दो बस, ठीक, समझ आई। और ऐसा करने के लिए थोड़ा सा फोकस और डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड तो आपको कहेगा कि ये भी पढ़ लूँ मैं, वो भी कर लूँ, यार दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, सेक्टर ऐसे तो माइंड बोलेगा आपको इसको ही कंट्रोल करना है कि नहीं मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, इसी को 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करूंगा, टेस्ट लगाऊंगा, टेस्ट को फिर से पढ़ूंगा, एक बार देखूंगा कहाँ पे गलतियां हुई है मेरी, अगले टेस्ट में उसको रिपीट नहीं करूंगा एंड सो ऑन। जब इस तरीके से तैयारी करोगे तब देखना कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आती है, कितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कितना आपका लेवल बिल्ड हो जाता है टू गेट क्लियर इन दिस एग्जामिनेशन। समझे, क्लियर है। बाकी वो टू द पॉइंट करंट अफेयर से टेस्ट बनाए गए हैं, मुझे नहीं पता कि कौन से टेस्ट फ्री हैं आपके लिए, कौन से टेस्ट नहीं है, ठीक है, वो ऑफिस से बात कर लेना, ठीक है। अगर आपके लिए वो फ्री नहीं है तो नॉमिनल सी फीस है, वो भर देना, थ्रू दैट यू कैन गेट दोज टेस्ट पेपर्स और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फीस बचानी हो तो आप ऑनलाइन ले सकते हो वो टेस्ट, कंटेंट तो सेम ही है, ठीक है, एंड यू कैन आल्सो आस्क फॉर डिस्काउंट्स ऑल्सो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है, बट वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो यहाँ से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, उसके एक्सप्लेनेशन से फिर से रिवाइज हो जाता है, तो इतना काफ़ी है टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड गेट आंसर्स राइट, क्लियर। बट वो ले लेना सभी, क्लियर है, समझे। और काफ़ी नॉमिनल फीस पे है, उतना तो खर्चा हो जाता है इंस्टीट्यूट का बनाने में और प्रिंटिंग में एंड सो ऑन, क्लियर है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2022 में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में, तो 50 स्किल्स में हमने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 11th पोजीशन हमें मिली थी, 2 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 13 मेडलियंस फॉर एक्सीलेंस सेक्टर मिले थे। तो ये सब याद नहीं रखना, वो इतना याद रखना कि इंडिया स्किल क्या है और वर्ल्ड स्किल क्या है। वर्ल्ड स्किल कौन ऑर्गेनाइज करती है? वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल, हर 2 साल में एक बार कराती है, ठीक है। और कौन सी स्किल्स हैं? हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट की हो, मैकाट्रॉनिक्स की हो, मोबाइल रोबोटिक्स, वाटर टेक्नोलॉजी, बेकरी, वेब टेक्नोलॉजी, इन सब स्किल्स में जो है कंपटीशन कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मिशन महिला सारथी। ये मिशन शक्ति अभियान के अंदर जो है लॉन्च किया गया यूपी में। तो मिशन शक्ति अभियान यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली वीमेन को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि वीमेन जो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, उसके थ्रू जो है वीमेन इंपावरमेंट हो सके। तो इसमें जो है एक शक्ति ऐप बनाएगी, उसमें वीमेन मान लीजिए कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट फेस करती है तो उस शक्ति ऐप के थ्रू जो है इमरजेंसी कॉल कर सकती है, पुलिस जो है इमीडिएटली वीमेन की लोकेशन पे आएगी और उसको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सेक्टर प्रोवाइड करेगी। वीमेन को जो है इसमें इसी प्रोग्राम में मिशन शक्ति अभियान में अवेयर भी किया जा रहा है अबाउट हर लीगल राइट्स, ताकि वो डोमेस्टिक वायलेंस को चुपचाप जो है फेस ना करे, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है वॉइस रेज करे एंड सो ऑन, ठीक है। उसको अपने प्रॉपर्टी राइट्स भी पता हो कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में उसका भी इक्वल हक है, तो वो उसको जो है मांग सके। तो ये सब जो है इन सब के बारे में जो है वीमेन को अवेयर कराया जा रहा है। उसका मिशन महिला सारथी, ये अयोध्या में 51 बसेज लॉन्च की गई हैं। इसमें जो सारथी मतलब वही ड्राइवर कंडक्टर, तो इसमें जो बस होंगी इसमें ड्राइवर भी वीमेन होगी और कंडक्टर भी वीमेन होगी। तो यहाँ इस बस में जो है अगर वीमेन ट्रैवल करती है तो उसको काफ़ी सेफ महसूस होगा, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट ने मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो 3 स्कीम्स को जो है मर्ज कर दिया गया है इनटू दिस न्यू स्कीम, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो तीनों स्कीम जो है एससी कम्युनिटी से रिलेटेड थी। पहली कौन सी थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसके बाद स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ठीक है। तो इन तीनों स्कीम में क्या था? पहले तो आदर्श ग्राम में क्या था कि जिन विलेजेस में एससी पॉपुलेशन की डोमिनेंस है, यानी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एससी कम्युनिटी की है, उन विलेजेस को जो है डेवलप किया जाएगा, आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। वहां पे मान लीजिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, ड्रेनेज सिस्टम इंश्योर किया जाएगा, स्कूल बना दिए जाएंगे, क्लिनिक बना दिए जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा इन एससी डोमिनेटेड विलेजेस। तो याद रखना आदर्श ग्राम योजना किसके लिए थी? एससी डोमिनेटेड विलेजेस के लिए, जहाँ पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डिसाइड करती है, उनको आदर्श ग्राम यानी मॉडल विलेज के तौर पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है,
ताकि सारी बेसिक सर्विस हो, ताकि वहाँ पे वो डिग्निफाइड लाइफ जिसके अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। उसके बाद जो है टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे एससी कम्युनिटी है, उनकी इनकम इंक्रीज हो, उसके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके, और वहाँ पे स्कूल्स वगैरह होंगे तो एससी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वहाँ पे अपने आप को एनरोल करा पाएंगे और एजुकेशन ले पाएंगे, तो उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट भी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड स्कीम कौन सी है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सप्लाई। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की हर मिनिस्ट्री जो है कुछ ग्रांट्स देती है, ताकि उस ग्रांट्स का स्पेसिफिकली इस्तेमाल किसके लिए किया जा सके, शेड्यूल कास्ट एम्पावरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए। समझ आई। तीसरा कौन सा है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास। छात्रावास क्या होता है, हॉस्टल। तो बाबू जगजीवन राम जो है दलित लीडर थे, उनके नाम पे ये स्कीम रखी गई है, छात्रावास मतलब हॉस्टल। तो यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, और उन हॉस्टल्स में जो है किनको रूम्स दिए जाएंगे, एससी कम्युनिटी को, ताकि एससी कम्युनिटी जो है हायर एजुकेशन गेन कर सके। तीनों स्कीम समझ आ गई। इन तीनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। यानी स्कूल में कॉलेजेस में हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, एससी डोमिनेटेड विलेजेस में जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है स्पेशल ग्रांट दी जाएगी, ताकि उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जा सके, एससी कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के। तो दैट इज व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट प्रीलिम्स में। तो इसमें कंपोनेंट्स बना दिए हैं कि 15% जो है वो वाइबल इनकम जेनेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए होंगे, फिर एससी वीमेन 30% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, 10% जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए सकता है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मोटा ब्रॉडर मैनर में याद रखो कि इस स्कीम के थ्रू जो है कौन सी एक्टिविटीज प्रमोट की जाएंगी फॉर एससी कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद है अग्नि इनिशिएटिव। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष के अंदर आती है, उसने जो है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, दैट इज शॉर्ट फॉर्म एज अग्नि, लॉन्च की है। तो इसमें क्या है कि जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने मान लीजिए किसी बीमारी का कोई इलाज ढूंढ लिया, उसको वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इस पोर्टल पे। ठीक है, मतलब किस आयुर्वेदिक दवा से या प्रैक्टिस से जो उन्होंने कोई बीमारी को क्योर किया है, ठीक है, उसके बारे में जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो बाकी अदर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी उस प्रैक्टिस के बारे में जान सकेंगे, उस फॉर्मुलेशन के बारे में जान सकेंगे आयुर्वेदिक दवा के। ठीक है, फिर वो भी उसको एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ मैंने भी ये दवा दी थी एक पेशेंट को, वो ठीक हो गया, उसमें ये इंप्रूवमेंट आई, इतने टाइम पीरियड में आई, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मान लीजिए सभी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स जो है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, तो उससे हमें एक एश्योरिटी मिल जाएगी कि इस दवा का थेरेपेटिक इफेक्ट है, ये दवा जो है क्योर कर सकती है, क्योंकि इतने लोगों को पहले ये क्योर कर चुकी है ना। तो एक तरह से जो है ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करेगी इन आयुर्वेदा फील्ड। डाटा कलेक्शन भी होगा, हमें पता चल पाएगा कि ये जो मान लीजिए दवा आयुर्वेदा की बनाई, डायबिटीज़ के लिए कितना असरदार है, हाइपरटेंशन के लिए कितनी असरदार है, ठीक है, या बुखार के लिए कितना असरदार है, या पीलिया के लिए कितना, जॉइंटिस के लिए कितना जो है असरदार है, एंड सो ऑन। क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जो आयुर्वेदा है, उसकी क्या क्रिटिसिज्म है कि उसके जो रिजल्ट्स है वो रिलायबल नहीं है, अश्योर्ड नहीं है ना, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो आपको पता ही नहीं है कि आयुर्वेदा के रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। यू कांट टेल बाय श्योरिटी कि इस फॉर्मुलेशन का ये पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको बुखार हुआ, आपने जो है मान लीजिए पैरासीटामोल ले ली, आपको पता है कि उससे बुखार ठीक हो जाएगा, तो उसका एक अश्योर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट है, क्यूरेटिव इफेक्ट है। बट आयुर्वेदा की कोई भी फॉर्मुलेशन से आप अश्योर्डली कह सकते हो कि इलाज हो जाएगा, हो गया तो हो गया, नहीं हो तो नहीं हुआ, है ना। बीपी कंट्रोल की दवा आती है, उसको खाती बीपी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन किसी भी आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन से आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि बीपी कंट्रोल होगा, नहीं ना। तो इसीलिए जो है आयुर्वेदा का वाइड स्केल अडॉप्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी जो है लोगों का कह लीजिए इस वक्त इंटरेस्ट या लाइकिंग जो है आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते अनलेस एंड अनटिल आप उसको रॉन्ग मैनर में कंज्यूम कर रहे हो, एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हो, या आपने फॉर्मुलेशन बनाते वक्त जो है कोई गलती कर दी जिसकी वजह से जो है
गलत इफेक्ट आ गया एंड सो ऑन। अदरवाइज आयुर्वेदा के कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, इनएक्सपेंसिव होती हैं ये, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको आयुर्वेदा का वाइड स्केल अडॉप्शन को प्रमोट करना है तो आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है, कोई भी दवा मान लीजिए बनाई जा रही है नहीं, तो उसके टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे जो है कंक्लूसिवली कहा जाता है कि भैया इस दवा का ये असर हो रहा है, इतने % असर होता है ना। पहले एक्सपेरिमेंट जानवरों पे होंगे, फिर कुछ ह्यूमन ग्रुप पे होंगे, फिर ट्रायल्स होंगे, उसमें देखा जाएगा कि उस दवा का कितना असर हो रहा है, ठीक है। और फिर जब उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा फॉर वाइडर पब्लिक यूसेज, उसमें भी जो है मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग की जाएगी, कितने लोगों को जो है उस दवा से कितना फायदा हो रहा है। तो एक डाटा ड्रिवन अप्रोच पे, एक फैक्चुअल अप्रोच पे जो है मेडिकल एलोपैथी मेडिसिन में जो है टेस्टिंग हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, और उसका यूसेज हो रहा है। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए जो है ये अग्नि पोर्टल बनाया गया है, ताकि डिफरेंट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। समझ आई? क्लियर है? तो इससे जो है आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में वो जान भी पाएंगे, नए नए आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स या मेडिसिन के बारे में जान पाएंगे। उनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कह लीजिए या कह लीजिए अपस्किलिंग होती रहेगी, नॉलेज में वैल्यू एडिशन होता रहेगा, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा। क्लियर? उसके बाद WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट की, कहाँ पे हुई है याद रखना है, गांधीनगर गुजरात। तो उस क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि ट्रेडिशनल ग्लोबल समिट कहाँ पे हुई, और ये फर्स्ट एवर हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस समिट में जो है एक डिक्लेरेशन जो है लॉन्च की गई, उस डिक्लेरेशन को क्या बोलते हैं, गुजरात डिक्लेरेशन। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गुजरात डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज रिलेटिंग टू WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको नेशनल हेल्थ सिस्टम में जो है इंटीग्रेट किया जाए। अभी जो मेडिसिन, जो नेशनल मेडिसिन सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो क्या है, एलोपैथी बेस्ड है। आप कोई भी हॉस्पिटल जाओ, पब्लिक या प्राइवेट, है ना, तो वहाँ पे एलोपैथी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट बहुत सारी बीमारियां जो है आयुर्वेदा से या होम्योपैथी से, ठीक है, या फिर यूनानी से, सिद्धा से एक्सेट्रा ठीक हो सकता है। तो इस समिट में क्या कहा गया कि यही ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट कर दो इनटू नेशनल मेडिसिन सिस्टम। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो आपको मान लीजिए सर दर्द है बहुत ज़्यादा, तो ट्रेडिशनल वे में क्या किया जा रहा था कि भाई आपको दवा लिख दी सर दर्द की, पेन किलर्स एक्सेट्रा, और आपको भेज दिया गया। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट कर दोगे तो उसी हॉस्पिटल में जो है योगा भी होगा, मेडिटेशन भी होगी, आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस भी होंगी एक्सेट्रा। तो डॉक्टर आपको जो है मान लीजिए कहेगा कि आपको सुबह शाम जो है योगा के लिए भी आना है, ठीक है, मेडिटेशन के लिए भी आना है, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, इनको भी लो। अगर सीवियर पेन हो तो फिर ये एलोपैथिक फॉर्मुलेशन है, इसको लेना। समझे? तो इस तरीके से मतलब आपका इंटीग्रेटेड मैनर में इलाज किया जाएगा कि अगर आपका इलाज आयुर्वेदा से बेस्ट हो सकता है आयुर्वेदा का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर आपका इलाज जो है होम्योपैथी से हो सकता है तो होम्योपैथी से किया जाएगा, अगर आपका बेस्ट इलाज एलोपैथी से होगा तो एलोपैथी से किया जाएगा। क्लियर? समझ आई? इसमें जो है इंडिजीनियस नॉलेज के प्रति कमिटमेंट जो है रीअफर्म की गई है। इंडिजीनियस नॉलेज मतलब ट्राइबल्स को भी कितनी सारी चीज़ों को पता है कि सांप काट गया तो मान लो ये कौन सी जंगल में जड़ी बूटी सी है, उसको लगाकर जो है इमीडिएटली सांप के जहर को जो है आपके शरीर में फैलने से रोका जा सकता है, उनको पता है। तो वो भी तो नॉलेज है, तो उसको हम डिस्कार्ड ना करें, उसको भी रिकॉग्नाइज करें, अडॉप्ट करें, यूज करें, प्रैक्टिस करें। दैट इज व्हाट दिस डिक्लेरेशन इज सेइंग। समझ आ रही है? उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। और इसमें एक और चीज है,
कि यही ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोडक्शन हो, रेगुलेशन हो, फॉर्मल यूटिलाइजेशन हो, वही डाटा बेस्ड या एविडेंस बेस्ड जो है ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किए जाए और मेडिसिन डेवलप की जाए, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं, ठीक है, और जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, उसको उस डाटा को कलेक्ट किया जाए और उसको WHO के ICD कोडिंग के हिसाब से जो है क्लासीफाई किया जाए। ICD मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, कि किस आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशन से कौन सी बीमारी कितने हद तक ठीक हो रही है, वो इस कोडिंग के हिसाब से जो है आप डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। इस कोडिंग में लिखा हुआ है कि भाई जॉन्डिस का ये कोड है, ठीक है, या सपोज टाइफाइड का ये कोड है, या निमोनिया का ये कोड है, एटसेट्रा, ठीक है। और आप फिर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का जो है बताओ कि भाई इस फॉर्मुलेशन से जो है निमोनिया इतने हद तक ठीक हो सकता है, इतने हद तक जो है टाइफाइड ठीक हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाए ताकि सफिशिएंट एविडेंस हो फॉर द वेरियस क्लेम्स बीइंग मेड बाय आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए इन ट्रेडिशनल मेडिसिन आल्सो, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के नाम पे बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना पहुंचाएं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेडिसिन नेचुरल प्रोडक्ट से बनती है। दूसरा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है? मैं बता रहा था कि मान लीजिए एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको पता है कि जंगल में ये मतलब जड़ी बूटी से मिलती है, उसको अप्लाई करने से सांप के जहर को आपके शरीर में फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। उसका मान लीजिए पता लग गया किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, और उसने जो है उस ट्राइबल से पता लगवा लिया कि हाँ इस तरीके से फॉर्मुलेशन बनता है, उसी की जो है उसने फिर प्रोडक्ट बना दिया और उसको बेचने लग गया और उससे करोड़ों रुपए कमा लिए। तो ये नॉलेज किसकी थी? ट्राइबल्स की। तो उस नॉलेज जो मल्टीनेशनल कंपनी ने पैसे कमाए उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन से, तो उसमें एक हिस्सा जो है उस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी का बनता है कि नहीं बनता? कि जो प्रॉफिट उसमें से कमाए उसमें 50-50% शेयर हो, ये 80% ट्राइबल कम्युनिटी का, 20% ही वही रखे, क्योंकि फॉर्मुलेशन तो एक्चुअली उस ट्राइबल कम्युनिटी का ही था, है ना। तो इसी चीज की जो है बात की गई है, दैट इज अंडर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, समझ आई? ताकि इंडिजिनियस नॉलेज जो है प्रोटेक्टेड रहे, कंजर्व रहे, एंड सो क्लियर। उसके बाद है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS। तो मॉडर्न इंडियन वीमेन में जो है PCOS काफी कॉमन होता जा रहा है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि 20% इंडियन वीमेन आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, और उनमें से मतलब उन 20% में 60% यानी 12% ऑफ इंडियन वीमेन जो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले रही हैं बिकॉज ऑफ PCOS। सो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ PCOS। तो ये PCOS क्या है? इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो PCOS होती है वो एडोलेसेंस में ही हिट कर जाती है। इसमें वीमेन को ना इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, वैसे पीरियड जो है हर 28 दिन बाद आने चाहिए, बट PCOS के केस में जो है कभी 35 दिन में पीरियड आता है, कभी 25 दिन में आ जाता है, कभी 30 दिन में, एक्सेट्रा। तो वो जो टाइम साइकिल है वो फिक्स नहीं रहती, सर्टेन नहीं रहती। इसमें होता क्या है कि जो ओवरीज है वो एग्स रिलीज करती हैं, लेकिन वो एग्स जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, ठीक है, वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता। तो दीज एग्स आर अंडर डेवलप्ड इन नेचर, ठीक है। और ये एग्स जो है ओवरीज के अराउंड जो है जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ वीमेन्स में जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से भी जो है फॉलिकुलर जैसे बाल होते हैं ना, वैसे सिस्ट जो है ओवरीज के अराउंड जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल मान लीजिए ओवरीज हैं, अराउंड जो है ये सिस्ट से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ओवरीज से जो है फ्यूचर में एग रिलीज होना मुश्किल हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वीमेन का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है,
हिर्सुटिज्म हो जाता है। हिर्सुटिज्म में क्या होता है? बॉडीली फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं ऑन मेल पैटर्न, लाइक कि मूछें आनी स्टार्ट हो जाती हैं वीमेन की, ठीक है। तो ये ऐसी जो है मतलब बॉडीली फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ पीसीओएस। और फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है क्योंकि सिस्ट जो है डेवलप हो चुके हैं अराउंड दी ओवरीज, जिसकी वजह से एग्स रिलीज नहीं हो पा रहे, या एग्स रिलीज हो रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से एम्ब्रो डेवलप नहीं हो पा रहा। क्लियर है? इसकी वजह से फिर वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। तो इसके रीजंस क्या है? पहला जेनेटिक रीजन हो सकता है, माँ बाप को पीसीओएस हो तो आगे बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है। या फैमिली हिस्ट्री रही हो डायबिटीज की या ओबेसिटी की, सकता है माँ बाप को डायबिटीज या ओबेसिटी सेक्टर थी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चों को पीसीओएस हो सकता है, ठीक है। या बच्चों की जो है वो हेल्दी डाइट नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस लेडन लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसकी वजह से पीसीओएस हो जाता है। और ये क्योर भी हो मतलब प्रिवेंट भी हो जाता है अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो या अच्छी डाइट कर रहे हो, वेट कंट्रोल रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो एटसेट्रा। तो देन उस केस में पीरियड्स वगैरह रेगुलर आने स्टार्ट हो जाते हैं, एग्स जो है फुली डेवलप होकर ही रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है वेगस नर्व। नेक्स्ट इज वेगस नर्व। तो हुआ क्या कि जिन लोगों को काफी लंबे टाइम तक कोविड रहा उनमें जो है वेगस नर्व डायसफंक्शन देखा गया, दैट इज द न्यूज। तो पहले तो इसी के बारे में समझते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जिसके थ्रू हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है, रेस्ट करते हैं एक्सेट्रा। एक होता है देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा हटा दो क्या बच जाएगा? सिंपैथेटिक। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जिसके थ्रू, सिंपैथेटिक की बात कर रहा हूं मैं, जिसके थ्रू हम किसी डेंजर से डील करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम किसी डेंजरस सिचुएशन से डील करता है थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें बेसिकली दो ही रिस्पॉन्स होते हैं, दैट इज फाइट और फ्लाइट। चलो फाइट करो या भागो, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है डिसीजन लिया जाता है कि हमें लड़ना है या भागना है। तो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो चाहे लड़ने का या भागने का, तो उस केस में क्या होगा? हार्ट बीट्स आपकी बहुत तेज चलेंगी, सांसें आपकी बहुत तेज चलेंगी, है ना। आपका गला सूखने लग जाएगा, होता कि नहीं होता? गला सूखने लग जाएगा, ठीक है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डाइजेशन भी जो है स्लो डाउन हो जाए, बिकॉज सारी एनर्जी कहां पे लगाई जा रही है? फाइट और फ्लाइट में। स्ट्रेस लेवल एकदम से बढ़ेगा आपका माइंड में कि भागना है, स्ट्रेस रहेगा दिमाग में कि पीछे शेर आ रहा है, भागना है, भाग, और तेज भाग, और तेज भाग, और तेज भाग। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन करवा रहा है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही आप डेंजरस सिचुएशन से बाहर आओगे तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको रिलैक्स करेगा। अब आपकी जो सांसें है वो धीरे से चलनी स्टार्ट होंगी, आप सांस में सांस लोगे, है ना। हार्ट बीट्स जो है आपकी स्लो डाउन हो जाएंगी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्पीड अप होगा, अब जो खाया पिया उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। स्ट्रेस लेवल आपके माइंड से कम किया जाएगा कि नाउ यू आर सेफ। समझे? तो ये किसमें और किसके थ्रू हो रहा है? हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू रिलैक्स एंड रेस्ट। जैसे आप मान लीजिए डेंजरस सिचुएशन से बाहर आओगे तो आपका माइंड आप कहेगा कि सो जाते हैं थोड़ी देर, लेकिन अगर आप डेंजरस सिस्टम में हो तो क्या आपका माइंड कहेगा? चाहे आपने 2 दिन से आपने नींद ना ली हो तब भी आपका माइंड क्या कहेगा? पहले भाग ले फिर सो लियो, है ना। लेकिन जैसे ही आप डेंजरस सिचुएशन से बाहर आए तो आपका माइंड कहेगा बाकी बात काम बाद में करेंगे, पहले सोते हैं। समझे? क्लियर है? तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है एंड सो ऑन। उसके बाद है वेगस नर्व। हमारे ब्रेन से जो है क्रेनियल नर्व जो है कनेक्टेड होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उसमें से एक क्या है? वेगस नर्व।
क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं वो बेसिकली ब्रेन से हमारे फेस पे, आईज पे, टंग पे, ईयर्स पे या गले तक या चेस्ट तक या पेट तक या पीठ तक एक्सेट्रा कनेक्टेड होती हैं। इससे बेसिकली सिग्नल भेजे जाते हैं ब्रेन द्वारा कि हमें रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसी में से एक क्या है, वेगस नर्व, जो कि काफी बड़ी नर्व है, वो ब्रेन से लेकर चेस्ट और इवन स्टमक तक जाती है। वेगस का लैटिन में मीनिंग क्या होता है, वॉन्डरिंग, मतलब काफी लंबी, काफी बड़ी जो है ये नर्व है जो पूरे शरीर में घूम रही है, वॉन्डर कर रही है। ठीक है, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है और ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती है। ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी को कि रिलैक्स हो जाओ, या बॉडी सिग्नल देती है ब्रेन को कि मैं बहुत थक चुकी हूँ ड्यूरिंग दैट डेंजरस सिचुएशन, अब मुझे रिलैक्स होना है। ठीक है, तो फिर ब्रेन ऑर्डर देता है कि हाँ रिलैक्स हो जाओ। जैसे कि आप शेर पीछे पड़ा था आपके, आप किसी एक पेड़ के पास पहुंच गए, वहाँ पे आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया कि पेड़ के पास पहुंच गया, मुझे रेस्ट करने दो, मैं बहुत तेज जो है काम कर रही थी। तो ब्रेन कहेगा हाँ ठीक है 2 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, इस पेड़ के पास रेस्ट कर लें, तब तक शेर दोबारा आएगा फिर भागेगा। ठीक है, दैट्स हाउ द वेगस नर्व वर्क। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है कि अब रिसर्च क्या हुई है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके काफी सारी जो है डिजीज को एड्रेस किया जा सकता है। वेगस नर्व किस चीज में फैसिलिटेट कर रही है आपको, डाइजेस्ट, रेस्ट, रिलैक्स फील करने में, है ना। तो मान लीजिए आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो अगर वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर दिया जाए तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल सकती है ना फ्रॉम डिप्रेशन, है ना। वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया, ब्रेन को बोला गया कि स्ट्रेस मत ले, आराम से शांत हो जा, आराम से बैठ जा, इधर उधर मत घूम, ना आपका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। तो ये रिसर्च चल रही है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके जो है डिप्रेशन में रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, या माइग्रेन्स में आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके माइग्रेन के केस में, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को भी ट्रीट किया जा सके, अल्कोहलिज्म को ट्रीट किया जा सके, आर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सके, स्क्लेरोसिस को ट्रीट किया जा सके, या बोल डिजीज को ट्रीट किया जा सके, क्रोन डिजीज को ट्रीट किया जा सके सेक्टर। ये सारी डिजीज आएंगी हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, करंट अफेयर्स में। स्क्लेरोसिस होगा, ठीक है, आर्थराइटिस हो गया एंड सो ऑन। क्लियर। एपिलिप्सी वगैरह को ट्रीट किया जा रहा है थ्रू स्टिमुलेटिंग वेगस नर्व। लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है, क्लियर नहीं है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके ये इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, बट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन द वेगस नर्व। अब कोविड से क्या कनेक्शन है, जिनको कोविड-19 हुआ और जो इमीडिएटली मतलब क्योर हो गए कोविड-19 से, उनको तो वेगस नर्व में कोई परेशानी नहीं आ रही। ठीक है, उनकी वेगस नर्व तो ठीक चल रही है। जिनको काफी लंबे समय तक कोविड रहा, आपने देखा होगा कोई 20 दिन तक कोविड से परेशान रहा, अफेक्टेड रहा, है ना, कोई 30 दिन तक या कोई 2-2 महीने तक जो है कोविड से भी अफेक्टेड रहे, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी या कोविड सीवियर हो गया था एक्सेट्रा, उन लोगों में जो है वेगस नर्व में जो है कई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि जो ये वेगस नर्व है वो फंक्शन नहीं कर रही। फंक्शन नहीं कर रही तो वो कैसे फील कर रहे होंगे, स्ट्रेसफुल, रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, एसिडिटी फेस कर रहे होंगे स्टमक में क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, हाई बीपी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, या कार्डिक अरेस्ट भी फेस कर रहे होंगे कि हार्ट बीट्स काफी तेज घूम रही होंगी उनकी, बिकॉज वेगस नर्व इज नॉट फंक्शनिंग, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग रिलैक्स, दे आर नॉट गेटिंग रेस्ट। समझे, क्लियर है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि कोविड-19 के बाद जो है हार्ट फेलियर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिनको मतलब कोविड-19 हुआ था उनके हार्ट फेलियर्स बहुत हो रहे हैं। तो वही लोग हैं जिनका काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोविड-19 हुआ था, उनकी वेगस नर्व जो है डिसफंक्शनल हो रही है, जिसकी वजह से जो उनकी हार्ट बीट्स फास्ट चल रही हैं उसको रिलैक्स करने की कमांड जो है वेगस नर्व के थ्रू माइंड जो है पहुंचा नहीं पा रहा। दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग कार्डिक अरेस्ट। क्लियर है, समझ आई। तो क्वेश्चन किस पे आएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व क्या होती है, और कोविड-19 का क्या इंपैक्ट हुआ है वेगस नर्व पे। तीन चीजों पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्लियर है, समझे, सिंपल है। उसके बाद है स्क्रब टाइफस। नेक्स्ट इज स्क्रब टाइफस। तो ये बीमारी है जो वेस्टर्न ओडिशा में जो है स्प्रेड हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, ये याद रखना आपको। जेनेटिक डिजीज है, यानी जानवरों से होती है इंसानों को, और इसको जंगल बुश डिजीज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जंगलों में या झाड़ फूस में या पैडी फील्ड्स में जो ये बीमारी फैलती है। क्यों, इसको कौन फैलाता है, ये
शीगर्स, जो कि एक लार्वा माइट्स है, एक मक्खी सी है, वो काटती है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और इसमें क्या क्लाइमेट का रोल है, मतलब जिन एरियाज में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, वहाँ पे ये जो माइट है, ठीक है, शीगर्स, वो ज़्यादा पनपती है, ज़्यादा रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है टू स्प्रेड दिस डिजीज। क्लियर? और इसकी डायग्नोसिस होती है लीसा टेस्ट से। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं कि बुखार आ गया तो बुखार की गोली दे दी, अगर जुकाम है तो जुकाम की गोली दे दी, सर दर्द है तो सर दर्द की गोली दे दी, एक्सेट्रा, उसी से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो कोई फिक्स ट्रीटमेंट इसका नहीं है, कोई वैक्सीन भी नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट समझ रहे हो, जो आपको लक्षण आए बस उसकी दवा दे दी डॉक्टर ने, उसी से ठीक करने की कोशिश किया जाएगा आपको। तो आपको बस इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर है वहाँ पे होती है, माइट्स इसको स्प्रेड करते हैं, और जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और ऐसी जो थोड़ी सी रेयर डिजीज होती हैं उनके वैक्सीन और या दवा नहीं होती, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होते हैं। उसके बाद है निपा वायरस। तो निपा वायरस के केसेस जो है केरल में देखे गए। एज इन नेम सजेस्ट वायरस ही है ये, जूनोटिक है, ये भी जानवरों से इंसानों में होती है, ठीक है। और इसका खानदान जो है पैरा माइक्सरो विरेडे है, ठीक है, और हैंड्रा वायरस के रिश्तेदार है ये। तो इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो कि हैंड्रा वायरस से रिलेटेड ये वायरस है। और ये सबसे पहले जो है मलेशिया के एक गांव में पाया गया था, सुंगाई निपा, इसलिए जो इसका नाम क्या रख दिया गया, निपा वायरस। और डोमेस्टिक पिग्स में पाया गया है। उसके बाद ये डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस, शीप सेक्टर में पाए गए। इसका नेचुरल रिजर्वर जो है फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सीज है, मतलब जो चमगादड़ होते हैं वही ज़्यादातर नेचुरल बैरियर्स होते हैं, सॉरी नेचुरल होस्ट होते हैं या नेचुरल कैरियर होते हैं डिजीज़ के। एक चमगादड़ 100 से ज़्यादा डिजीज़ का कैरियर होता है, फिर भी चाइना वाले चमगादड़ का सूप पीते हैं। पता नहीं उनको कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, या पता नहीं अपनी अपनी इम्यूनिटी को ट्रेन करते रहते हैं बाय ड्रिंकिंग द सूप ऑफ फ्रूट बैट्स, ठीक है। तो बैट के यूरिन में, फीसिस में, सलीवा में या बॉडी फ्लूइड्स में जो है ये वायरस मौजूद होता है, और अगर कोई बैट के कांटेक्ट में आता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। फिर बैट से ये बीमारी जो है पिग्स में, गोट्स में, शिप्स में, हॉर्सेस में जाती है। अगर आप इस इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है, ठीक है। और वैक्सीन वगैरह तो ऑब्वियसली इसकी कोई होगी ही नहीं। और इसमें वही फीवर, हेडेक, ड्रोजीनेस, डिसोरिएंटेशन, मेंटल कंफ्यूजन, कोमा, इवन डेथ तक हो सकती है। क्लियर है, समझ आया? तो आपको बस 2-4 बातें याद रखनी है। फ्रूट बैट्स नेचुरल रिजर्वर है, डॉग शिप्स सेक्टर में भी पाई जाती है, ये जूनोटिक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। मलेशिया के निपा गांव में इसको सबसे पहले पाया गया था, ठीक है। इतने बस 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कह लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, और उसी बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा और उसी बेसिस पे आपको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद इजिप्ट जो है उसको गोल्ड टायर स्टेटस मिल गया है फॉर एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस सी। तो सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस कंट्री को रिसेंटली हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट करने के लिए गोल्ड टायर स्टेटस दिया गया बाय WHO। सीधा क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर इन्फ्लेमेट करता है आपका। तो हेपेटाइटिस जो डिजीज है इट इज रिलेटिंग टू योर लीवर, ठीक है। तो ये नॉर्मल लीवर है, सपोज हेपेटाइटिस सी में लीवर स्वेलन हो जाता है, इन्फ्लेमेटेड हो जाता है। वो किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ एल्कोहल यूज, ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, या कुछ मेडिकेशंस जिसका एडवर्स इफेक्ट हो गया एक्सेट्रा। और हेपेटाइटिस सी एक वायरस से होती है, ये याद रखना है। इसके कई टाइप्स होते हैं, ABCDENE, और सभी के सभी लीवर्स को ही ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और B और C क्रॉनिक डिजीज है, मतलब काफी लंबे टाइम तक जो है आपको इफेक्ट करके रखती है। और हेपेटाइटिस की वजह से लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर एक्सेट्रा भी हो सकती है। लीवर सिरोसिस वही स्वोलन ऑफ लीवर, या लीवर के अराउंड जो है सिस्ट्स डेवलप हो जाना एंड सो ऑन, दैट्स अ पार्ट ऑफ लीवर सिरोसिस। तो हेपेटाइटिस सी जो है शॉर्ट टर्म इलनेस है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायर नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो उसकी वजह से वो इंसान बहुत परेशान रहता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, काफ़ी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का इलाज अब पॉसिबल है, उसकी एंटीवायरल मेडिकेशंस आती हैं, 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है, उससे इंसान ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस डी है,
उसकी जो है WHO ने अभी एक दवा जो है लिस्ट की है, पिगिलेटेड इंटरफेरोन अल्फा। ठीक है, अभी इस पे लेकिन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि वेदर इट कैन क्योर हेपेटाइटिस डी और नॉट। ठीक है, क्योंकि इसके मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। हेपेटाइटिस ई का कोई स्पेशल मेडिकल थेरेपी नहीं है। ठीक है, और एक और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, उसके लिए जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक प्रेडिनोसिन या बुडिसोनाइड दिए जाते हैं, जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, ए तो शॉर्ट टर्म इलनेस है, बी का इलाज नहीं है, सी का एंटीवायरल मेडिकेशंस है। ठीक है, और डी का अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट कंक्लूसिव या कह लीजिए एक अश्योर ट्रीटमेंट नहीं मिला है। ठीक है, ई का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और एंटीइम्यून हेपेटाइटिस का स्टेरॉइड्स है जिसके थ्रू ट्रीट किया जाता है। समझे? क्लियर? तो किन किन का ट्रीटमेंट नहीं है, बी और डी का नहीं, बी और ई का। डी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और ट्रीटमेंट किसका है, सी का। ए का रिक्वायर्ड है ही नहीं। बस ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हेपेटाइटिस बी कुड बी ट्रीटेड बाय एंटीवायरल मेडिकेशंस। स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। हेपेटाइटिस सी कुड बी ट्रीटेड, नॉट बी। अब आते हैं गोल्ड टायर स्टेटस। ये WHO देती है। WHO कब देती है, अगर कोई कंट्री 100% ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी इंश्योर कर दे, कि जो इंजेक्शंस यूज हो रहे हैं मतलब वो यूज्ड ही नहीं हो रहे, मतलब यूज्ड इंजेक्शंस सिरिंजेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमेशा नई इंजेक्शन सिरिंज का इस्तेमाल हो रहा है टू टेक योर ब्लड एक्सेट्रा। जिन लोगों का हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, उनमें से 80% जो है आपने डायग्नोस्ट कर लिए, डिटेक्ट कर लिए कि इन लोगों को हेपेटाइटिस सी है। उन 80% में से 70% का आपने इलाज कर दिया, इलाज दे दिया। ठीक है, और कम से कम 150 नीडल्स या सिरिंज पर ईयर एक मतलब हेल्थ प्रोफेशनल को आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर डूइंग हेपेटाइटिस सी टेस्ट या फिर फॉर टेकिंग ब्लड फ्रॉम द पेशेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप ये सब इंश्योर कर पा रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, गोल्ड टायर स्टेटस, यानी 100% डायग्नोसिस कर लिया आपने, सॉरी 100% ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी इंश्योर कर दी, 80% डायग्नोसिस कर दिया, और उस 80% में से 70% का आपने ट्रीटमेंट कर दिया। अगर आपने ये कर दिया तो आपको गोल्ड टायर स्टेटस मिल जाएगा। तो इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने 100 मिलियन हेल्दी लाइव्स इनिशिएटिव लॉन्च की, उसमें से 87% लोगों को उसने डायग्नोस कर दिया। WHO कितना कहता है, 80, और उसमें से 93% को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। WHO कितना कहता है, 70। तो WHO के टारगेट को उसने सप्रेस किया। ठीक है, जिससे हेपेटाइटिस सी की जो प्रेवलेंस थी वो लेस देन 1% होगी इन 2019। इसलिए इजिप्ट को क्या मिला, गोल्ड टायर स्टेटस। ठीक है, तो आपको इजिप्ट के बारे में तो इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना इजिप्ट को मिला है गोल्ड टायर स्टेटस। आपको ये क्राइटेरिया याद रखना है, 100% ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी, 80% डायग्नोसिस, 70% ट्रीटमेंट, बस ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि क्राइटेरिया कौन सा है जिसके बेसिस पे गोल्ड टायर स्टेटस दिया जाता है बाय WHO। ठीक है, क्लियर है, समझ आई? कितने टोटल, 23 है। छोटे होते हैं ना टॉपिक्स। चलिए, नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। तो एक स्टडी पब्लिश की गई इन मेडिकल जर्नल नेम नेचर, जिसमें कहा कि जो हमारे कार्टिलेज में, जो हमारे कार्टिलेज को सेल, जो सेल्स हमारे कार्टिलेज को बनाती हैं वही हीमोग्लोबिन को भी बनाती हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखो हमारा ब्लड है, उसमें डोनट होते हैं ना, उस शेप के क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो आप ये देख सकते हो, ये मैगी टाइप जो है, ठीक है, नूडल्स टाइप जो है, और उसके अंदर क्या होता है, आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और वो आयरन हेल्प करता है टू अटैच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू इट। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आयरन में अटैच हो जाता है। ठीक है, तो फिर उस ऑक्सीजन को जो है हीमोग्लोबिन क्या करती है, लंग्स से जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, उसको लंग्स तक पहुंचाती है, फिर लंग्स जो है उसको एक्सहेल कर देता है इनटू द एयर।
इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिटी डेवलप नहीं होती हमारी बॉडी में। ठीक है, समझे? अगर आपकी हीमोग्लोबिन में आयरन होगा तभी हीमोग्लोबिन जो है इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। तो अगर हम किसी को कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें क्या है? आयरन की कमी है। आयरन कम पड़ गया जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम पड़ गया, जिसकी वजह से ब्लड को वो कैरी नहीं कर पा रहा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो इसलिए फिर उसको आयरन रिच डाइट रिकमेंड की जाती है, या आयरन फॉलिकल्स या मतलब आयरन टैबलेट्स भी दी जाती हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं? एक तो सिकल सेल डिजीज होती है। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, जैसे ये मैं बता रहा था ना, डोनट शेप के होते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और सिकल सेल्स में क्या होते हैं, वो इस तरीके की शेप के हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। सिकल जो खेती में भी यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? दाती, है ना, सिकल शेप्ड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? सिकल शेप। तो डोनट होंगे, डोनट शेप्ड होंगे, वो तो ब्लड वेसल्स में इजीली घूमते 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 ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिकल सेल होंगे तो क्या होंगे? ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। तो ब्लड क्या हो जाएगा? क्लोग हो जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लोग हो जाएगा, कहीं जाके स्टक हो जाएगा ब्लड, जिसकी वजह से फिर आपको कार्डियक अरेस्ट एक्सेट्रा आ सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आ रही है समझ? उसके बाद थैलेसीमिया, इसमें बेसिकली हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स हैं। तो अब चाइना में ये स्टडी हुई थी, उसमें यही पाया गया कि जो सेल्स आपके कार्टिलेज बनाते हैं वही सेल्स जो है हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू ट्रीट हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया हो या थैलेसीमिया हो। ठीक है, कार्टिलेज क्या होते हैं? हाँ, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं दैट एक्ट एज कनेक्टिंग टिश्यू बिटवीन टू बोन्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, दो बोन्स के बीच में जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद है मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स वायरस में न्यूज आई कि उसमें म्यूटेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से वो और लीथल होता जा रहा है। ठीक है, तो वायरस है, बस इतना याद रखना है, किस जीनस का है वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पे रैशेज होने लग जाते हैं लाल रंग के। ठीक है, और फुंसी फोड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, अनलार्ज लिम्फ नोड्स, इसका मतलब क्या है? फुंसी फोड़े होना शरीर पे। ठीक है, फीवर होने लग जाता है। और बाकी ये सब याद नहीं रखना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एक्सेट्रा पूछने को पूछ भी ले, बट इतना सब याद नहीं हो पाता कि वो कौन सा आरएनए वायरस है, कौन सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है एक्सेट्रा। सिंपल याद रखो कि मंकी वायरस क्या है, मंकी पॉक्स क्या है? वायरल डिजीज है। और ये सब भी याद नहीं रखना कि जेनेटिक क्लेड्स उसके क्या है, क्लेड 1, क्लेड 2 एंड सो ऑन। बस इतना याद रखो कि उसमें म्यूटेशंस हो रही हैं। म्यूटेशंस का मतलब क्या है कि वायरस अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है ताकि वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके अपने आप को, ताकि सर्वाइव कर सके। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो वायरस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी क्या कर रहा है? अपने आप को अडेप्ट कर रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके इन दी इन्वायरमेंट। हम मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं टू किल दी वायरस, और वायरस अपने आप में चेंजेस ला रहा है ताकि उस मेडिसिन के इफेक्ट से अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो इसलिए म्यूटेशंस आते हैं वायरस में, हर वायरस में आएंगे, हर बैक्टीरिया में आएंगे, ये काफी नेचुरल है। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी डेनमार्क में, मंकीज में, इसलिए मंकी पॉक्स इसको बोला जाता है। बट पहला केस कहां पे आया था? कोंगो में। पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफर हो जाता है, एनिमल टू पीपल भी होते हैं, जेनेटिक डिजीज भी है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो रहा है। अगर आप किसी जानवर के इन्फेक्शियस स्किन या अदर लेजियन, मतलब वही फोड़ों से जो है, अगर आप कंटेक्ट में आ जाते हो तो आपको जो है ये बीमारी हो सकती है। सेम इज द केस विद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ठीक है, क्लियर है? तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है, जेनेटिक डिजीज है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है अगर बॉडी फ्लूइड से आप कॉन्टैक्ट में आते हो। ठीक है, और इसमें बेसिकली डेनमार्क में सबसे पहला केस पाया गया था, कोंगो में सबसे पहला केस आया था। डेनमार्क में तो मंकीज में पाया गया था, कोंगो में इंसान में पाया गया। ठीक है, और बस इतना ही आपको चीज़ें याद रखनी। क्लियर? उसके बाद है नेशनल टीचर्स अवार्ड। तो कई टीचर्स को जो है नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया। तो टीचर्स डे के मतलब ओकेजन पे, तो नेशनल टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं? टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, फर्स्ट राज्यसभा चेयरमैन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तमिलनाडु में जन्म हुआ था उनका, तिरुपति टाउन में, और उन्होंने फिलोसफी पढ़ी थी क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में। ठीक है, और सोवियत यूनियन में हमारे एम्बेसडर भी रहे हैं वो,
और फोर्थ वाइस चांसलर भी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। भारत रत्न मिला था 1984 में। उन्हीं काफ़ी सारी बुक्स हैं, राइन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, कल्कि और फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन वी नीड, इंडिया एंड चाइना, गौतम बुद्ध। आपको इसमें क्या याद रखना है, तमिलनाडु में जन्म हुआ था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, एम्बेसडर भी रहे हैं, और ये बुक्स के नाम याद रखने, क्योंकि सीधा क्वेश्चन के पूछी थी यूपीएससी कि इस बुक का राइटर कौन है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और नेशनल टीचर्स डे हम उन्हीं के बर्थडे पर मनाते हैं ताकि टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टू दी सोसाइटी उसको एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज और वैल्यू कर सके। नेशनल टीचर अवार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि टीचर्स को मोटिवेशन मिलता रहे टू डिलीवर बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एजुकेशन टू दी स्टूडेंट्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, तो इसमें सिल्वर मेडल मिलता है और 30-50 हज़ार रुपये मिलते हैं। और इस बार जो है पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ही टीचर्स को सिलेक्ट करता था फॉर दिस अवार्ड। इस बार जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने भी जो है टीचर्स को सिलेक्ट किया है फॉर दी अवार्ड। क्लियर है। उसके बाद है निष्ठा, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको याद रखना है निष्ठा क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। समग्र शिक्षा के अंदर जो है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को ट्रेन किया जाता है, कैसे क्यूरिकुलम डेवलप करना है, कैसे पेडागोजी जो है आपको अडॉप्ट करनी है। ठीक है, कैसे होमवर्क देना है, कैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, स्टूडेंट की इमोशनल नीड्स को कैसे समझना है, स्टूडेंट को काउंसल कैसे करना है अगर वो मान लीजिए लो फील कर रहा है या डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तब उस केस में कैसे डील करना है। ठीक है, सुसाइड टेंडेंसीज कैसे आइडेंटिफाई करनी है अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके की ट्रेनिंग जो है टीचर्स को दी जा रही है ताकि वो अपना काम बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर सकें। इसके अंदर निष्ठा स्कीम के अंदर। उसके बाद है मालवीय मिशन। ये बेसिकली कॉलेज प्रोफेसर्स के कॉलेज प्रोफेसर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। निष्ठा किसका है, स्कूल टीचर्स, और मालवीय प्रोग्राम फॉर प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस। तो ये 2 वीक ऑनलाइन प्रोग्राम है। उसमें वही उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से कोर्स आपको अपना डेवलप करना है, किस तरीके से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, टेस्ट कैसे बनाने हैं, ठीक है, वैल्यूएशन कैसे करना है, एंड सो ऑन। वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसमें होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, हायर एजुकेशन रिसर्च कैसे करनी है, स्किल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो ये सब उसमें सिखाया जा रहा है। तो इससे टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग से उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, लीडरशिप रोल वो प्ले कर पाएंगे और बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, समझ आई। बस इतना याद रखना, निष्ठा स्कीम, स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग और मालवीय फॉर कॉलेज प्रोफेसर्स ट्रेनिंग। उसके बाद विद्या समीक्षा केंद्र, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का पार्ट है। ठीक है, और सेंट्रल लेवल में वीएसके सेंटर जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी की बिल्डिंग में बनाया गया है, वहाँ पे लोकेटेड है। और हर स्टेट में विद्या शिक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो अब ये है क्या, वो पढ़ते हैं पहले NDAR, दैट इज नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया सरकार ने जिसमें सभी स्कूल से जो है डाटा कलेक्ट किया जाएगा। एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सरकार ने जिसमें सभी स्कूल से डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी उनकी अटेंडेंस है, सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया, टेस्ट कितने हुए हैं, उसमें इतने मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने फर्स्ट डिवीजन पा रहे हैं, सेकंड डिवीजन पा रहे हैं, कितनी रेमेडियल क्लासेस हो रही हैं, उस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी। ठीक है, सभी स्कूल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने परसेंट बच्चों को हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, कितने बच्चे साइंस में फेल हो रहे हैं, कितने इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, एंड सो ऑन। फिर उस इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स को दिया जाएगा, टीचर्स को दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ताकि उस डाटा के बेसिस पे, ठीक है, नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। किसी स्कूल में रिजल्ट कम आ रहा है तो उस स्कूल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। किसी स्कूल में रिजल्ट तो अच्छा रहा है बट एक आधी पर्टिकुलर क्लास में जो है रिजल्ट खराब आ रहा है तो उस पर्टिकुलर क्लास में फोकस किया जाएगा। वैसे ओवरऑल ठीक है बट कुछ बच्चे जो है वो पीछे रह रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास डाटा होगा तभी जो है आप टाइमली और प्रिसाइज इंटरवेंशन कर पाओगे फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन, दिस नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का। तो ये समझ आया? इसमें डिजिटल एजुकेशन ही प्रोवाइड की जाएगी, इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर की जाएगी। ठीक है, समझे? ताकि
एक ग्लोबल पायनियरिंग एफर्ट हो एजुकेशन में, जैसे हमने यूपीआई के थ्रू ग्लोब को दिखाया कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेमेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वैसे ही हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें सो टू एनर्जाइज एंड कैटलाइज द एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है। उसमें आते हैं विद्या समीक्षा के अंदर, ये हर स्टेट में बनाया जाएगा और उसमें क्या है कि वही डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर स्कूल से जो है डाटा कलेक्ट किया जा सके, उसको प्रोसेस किया जा सके और फिर उस डाटा के बेसिस पे नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि रियल टाइम हमारे पास डाटा हो रिगार्डिंग वेरियस एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट इन डिफरेंट स्कूल्स। हम एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर ट्रैक कर सकें कि क्या स्पोर्ट्स पीरियड्स हो रहे हैं इन दी स्कूल्स या कंप्यूटर सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है बच्चों को एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सब भी इसमें ट्रैक किया जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, लर्निंग आउटकम्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, ड्रॉप आउट्स कम करने में हेल्प करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, और कल को मान लीजिए नेशनल एजुकेशन डिजिटल आर्किटेक्चर के अंदर जो है बेसिकली अगर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सरकार को, मान लीजिए एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स जो हैं उन पर जो है लेक्चर्स करवाए जाएँ, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको अपलोड करवाना है ताकि बच्चों को मान लीजिए क्लास में समझ नहीं आया तो वो वीडियो को देख के जो है समझ लें। ऐसा कुछ करना चाहती है या गवर्नमेंट जो है मान लीजिए फ्री में जो है एजुकेशनल मटेरियल को जो है रिलीज करना चाहती है फॉर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है नेशनल एजुकेशन डिजिटल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हुए प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसका इस्तेमाल करके आप वेरियस डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर सकते हो टू दी स्टूडेंट्स। क्लियर है, समझे। उसके बाद हैं पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कीम। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है एक आईसीटी लैब ओपन करने वाले हैं। पीएम श्री स्कूलिंग रोहतक है ना, ये न्यूज़ थी, ये सब याद नहीं रखना बट नीड टू रिमेंबर इस पीएम श्री स्कीम। तो इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। सारे स्कूल को नहीं बनाया जाएगा, लगभग 14,500 स्कूल्स को बनाया जाएगा। उसमें जो है बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और वहाँ पे मेक श्योर किया जाएगा जो स्टडी इन्वायरमेंट हो, है ना, वो इक्विटेबल और इंक्लूसिव हो, मतलब सभी बच्चों को जो है पढ़ने का सीखने का मौका मिले, स्पेशली फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन। ठीक है, प्लस जॉयफुल इन्वायरमेंट हो कि आप मस्ती करते करते सीख जाओ, कोई आप पे पढ़ाई बोझ ना लगे। समझे, पढ़ाई आपको बोझ ना लगे। तो मतलब एक मॉडल स्कूल के तौर पे बनाया जाएगा, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी वहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोलर पैनल्स होंगे, एलईडी लाइट्स होंगी, न्यूट्रिशन गार्डन होंगे, वेस्ट मैनेजमेंट होगा, फंक्शनल टॉयलेट्स होंगे। ठीक है, और बेंचेस होंगे, मान लीजिए चेयर्स होंगी, लाइटिंग प्रॉपर होगी, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी एक्सेट्रा सब जो है फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फिर ये मॉडल स्कूल क्या करेंगे, आसपास के सरकारी स्कूल को गाइड करेंगे कि तुम भी कैसे मॉडल बन सकते हो। जैसे हमने क्वालिटी एजुकेशन हमारे स्कूल में इंश्योर करी, वैसे कैसे तुम भी कर सकते हो। तो एक तरह का ट्रिकल डाउन जो है इफेक्ट होगा कि आपने एक स्कूल डेवलप किया, उसने जो है अपने आसपास के बाकी स्कूल्स को गाइड कर दिया टू गेट इट डेवलप्ड। समझे, तो ये ऑब्जेक्टिव है। वही स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, वही वहाँ पे डिजिटल बोर्ड वगैरह लग जाएगा, साइंस लैब्स होंगी, वोकेशनल लैब्स होंगी, साइंस मैथ की किट्स दी जाएंगी, मदर टंग लोकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी एंड सो ऑन। तो काइंड ऑफ एक मॉडल स्कूल्स इस स्कीम के अंदर बनाए जा रहे हैं। दैट्स व्हाट द पीएम श्री स्कीम। क्लियर है। और स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा कि हर स्कूल को असेस किया जाएगा कि वो कितना लर्निंग आउटकम जनरेट कर रहा है, कितना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे जो है क्लास में सीख पा रहे हैं एक्सेट्रा, वो सब जो है इसमें मेजर किया जाएगा। और एक्रीडिशन भी दिया जाएगा, स्कूल्स को एक्रीडिशन दिया जाएगा, जैसे आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक्रीडिशन मिलता है ना, ए ग्रेड बी ग्रेड एक्सेट्रा, उस तरीके से स्कूल्स को भी एक्रीडिशन दिया जाएगा बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इट दे आर प्रोवाइडिंग। और एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है निपुण, उसमें जो है बेसिकली आप नई स्किल्स या नॉलेज सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद है सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल में जो है अमेंडमेंट किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया है। उसमें क्या है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक चांसलर होंगे, चांसलर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, एक वाइस चांसलर होंगे और वाइस चांसलर के आगे एक डिप्टी वाइस चांसलर होंगे जिसको क्या बोला जाएगा, प्रो वाइस चांसलर। फिर डीन्स होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, फाइनेंस ऑफिसर होंगे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, लाइब्रेरियन होंगे। तो चांसलर होगा वो नॉमिनल हेड होगा, उसके पास कोई रियल पावर नहीं होगी,
जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? वाइस चांसलर, जो कि यूनिवर्सिटी का कोई एकेडमिक प्रोफेसर होता है, ठीक है। और चांसलर जो है कॉन्वोकेशन के दौरान कौन आएगा, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो विजिटर होंगे, ठीक है। नॉमिनल हेड का भी ऊपर एक नॉमिनल हेड, तो प्रेसिडेंट, विजिटर, पीएम, चांसलर, बाकी वाइस चांसलर, ठीक है। और 2014 में इसको अमेंड किया गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार को जो है रीनेम कर दिया गया टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और एक महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक और बनाई गई थी। अब इसको अमेंड करके जो है तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, दैट विल बी नेम्ड एज समक्खा सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाएंगे, हायर एजुकेशन गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू जो है गवर्न होती हैं, और वो जो है चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, लाइब्रेरियन, डीन, रजिस्ट्रार एक्सेट्रा के ऑफिस क्रिएट कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट क्या है? विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। उसके बाद है साथी पोर्टल, दैट इज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक ऐप बनाई, सॉरी वेबसाइट बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईटी कानपुर ने मिलकर। इसमें क्या है कि जो आईआईटी जेईई के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस पोर्टल पे जाके फ्री में एजुकेशनल वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। आईआईटी के प्रोफेसर्स ने वो वीडियोस बनाई है ताकि बच्चों की वो तैयारी करवा सके फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे फिर मान लीजिए आपने कोई वीडियो देख ली, सीख लिया कॉन्सेप्ट, तो उसके टेस्ट भी होंगे, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे। वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में जो है कमी है, इस पर ज़्यादा टाइम दो, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपका अच्छा है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है कस्टमाइज पर्सनलाइज जो है फीडबैक स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, अदर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, ठीक है। आईआईटी के प्रोफेसर्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, उसको अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हो और आईआईटी की तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दैट इज बेसिकली साथी पोर्टल। उसके बाद है पोषण अभियान। तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 6th राष्ट्रीय पोषण माह जो है सेलिब्रेट कर रही थी सितंबर 2023 में। तो पोषण अभियान क्या है? बेसिकली न्यूट्रिशन मिशन, इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है? माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर रही है, ठीक है, ताकि हेल्थ एंड वेलनेस इंश्योर हो सके, इम्यूनिटी आपकी बिल्ड हो सके, डिजीज से आप जो है प्रिवेंटेड रहो, और आपका होलिस्टिक मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है? प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग वीमेन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर्स। पोषण ट्रैकर ऐप भी इसी स्कीम के अंदर लॉन्च की है, जिसमें बेसिकली वीमेन की या चिल्ड्रन की जो है न्यूट्रिशन लेवल मॉनिटर एंड ट्रैक की जाती है, कि ऐसा ना हो कि कुछ टाइम तक जो है न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे थे, उसके बाद नहीं ले रहे, फिर से उनका वेट लूज होने लग गया बहुत ज़्यादा, या विटामिन की कमी होने लगी, एक्सेट्रा। तो वो सब ट्रैक किया जा रहा है थ्रू अ ऐप। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, तो उसके अंदर वही है, नेशनल क्रैच स्कीम भी आ जाती है, क्रैच फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं बच्चों के लिए, ताकि वहाँ पे आ सकें, और उनको एक टाइम की मील भी दे देते हैं। तो क्रैच अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट भी होगी और साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर दिया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में वही बेसिकली मिड डे मील स्कीम वगैरह आ जाती है। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स में वो सरकारी स्कूल में क्या होता है कि आयरन की टैबलेट्स दे जाते हैं, है ना, लड़कियों के लिए, तो वो इसी में किया जा रहा है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, ताकि हीमोग्लोबिन की कमी ना रहे, लड़कियों में नीमिया ना हो, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और माल न्यूट्रिशन एड्रेस करना इसका टारगेट है, ठीक है। और तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू जो है प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेन को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, मील्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और जो 0 to 3 ईयर्स के बच्चे हैं उनको भी जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, एंड थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है आई थिंक वो प्ले वे स्कूल या क्रच के तौर पे भी काम करते हैं ना। क्लियर है? तो ये पोषण 2.0 है, समझ आई? तो कहने का मतलब ये है कि पोषण अभियान के अंदर जो है आपकी वो मिड डे मील स्कीम, ठीक है, या आंगनवाड़ी सेंटर्स, या प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेन को जो है मील्स प्रोवाइड करना थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये सारी स्कीम्स किसका पार्ट है? पोषण अभियान। इतना याद रखना आपको, ठीक है? क्लियर है? समझ आई?